बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली एक नए प्रोग्राम के साथ, और थोड़ी देर में आपको प्रोग्राम का टाइटल भी बताते हैं। डॉक्टर खालिद सुहेल ने अपनी किताब समाजी तब्दीली, इर्तिका या इनकलाब में नेल्सन मंडेला पर एक मजमून लिखा। एक तशद्दुद आमेज़ अमन पसंद। 27 साल की जद्दोजहद के बाद जब कैद काटी उन्होंने और वो रिहा हुए, तो उनसे बात करते हुए बहुत सारे लोगों ने उनकी बहुत सारी तकरीरों को मशअल राह बनाया। कुछ अल्फाज मैं यहाँ से उनके पढ़ के बताती हूँ। उन्होंने अपनी पुरतशद्दुद जद्दोजहद को इन अल्फाज में बयान किया है। मेरा ख्वाब था कि मेरी कौम के लोग आज़ादी और इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें। इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए एक खौफज़दा बच्चा एक बहादुर जवान बन गया, कानून की पाबंदी करने वाला वकील, कानून शिकन बन गया, घर वालों से मोहब्बत करने वाला बाप बेघर हो गया। किसी भी तरह की इंसानी जद्दोजहद जो किसी भी समाजी तब्दीली का बायस होती है, वो इसी तरह पुरतशद्दुद हो सकती है, लेकिन किसी भी समाज में कानून की अहमियत को कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। कानून हमारे मुआशरे के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए होता है, और इसकी बालादस्ती हम ना सिर्फ मौजूदा नस्लों को बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी ज़रूरी है। इसको यूँ समझें कि अगर कोई बच्चा किसी भी ऐसे हालात में परवान चढ़ता है जहाँ पर कानून शिकनी एक आम बात है, तो वो वही सीख कर बड़ा हो जाएगा और पूरी सोसाइटी का तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा। इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब ने लॉ डिपार्टमेंट का आगाज़ किया, और इसमें कलीदी किरदार अदा करने वाले इस डिपार्टमेंट को बनाने से लेके और अब इसको चलाने तक अब वो हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है। हमारा ये प्रोग्राम होगा वॉइस ऑफ लॉ के साथ, और उनके साथ भी हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे। लॉ डिपार्टमेंट के बिल्कुल नए यंग टैलेंट जो हमारे पास मौजूद होगा, वो इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। और अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस लॉ डिपार्टमेंट के बहुत ही अहम किरदार, और हमारे इस डिपार्टमेंट को इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब ने इस तरह बाकायदगी से चलाने के लिए उनकी किसी भी तरह की एफर्ट से इनकार नहीं किया जा सकता। दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और हम उनको वेलकम करते हैं वॉइस ऑफ लॉ में डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मैडम। सर, वॉइस ऑफ लॉ में खुश आमदीद। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी थोड़ा सा आपके बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन होती है तो हम थोड़ा उस पर्सनालिटी को भी जान सकें। तो बुनियादी तालीम आपकी मुल्तान से? मेरी मुल्तान से ही है। सही। मेरी बैचलर भी मुल्तान से है, मेरी ग्रेजुएशन ऑफ लॉ भी मुल्तान से ही है। उसके बाद मेरे LLM लाहौर से, और मैंने PhD की है चाइना से। सही। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़ाहिर आपने उसको अवेल किया। कभी ये ख्याल आता था उस वक्त जब आपने इसको लॉ को प्रेफर किया होगा, अपनी मर्ज़ी से किया है या नहीं? ये अपनी ही चॉइस थी। अपनी चॉइस थी। अपनी चॉइस। सही। ये नज़र भी आता है, क्योंकि जब बंदा खुद अपनी मर्ज़ी से किसी फील्ड में होता है तो वो उसका ओढ़ना बिछोना बन जाती है, और आपको देख के और आपके काम को देख के भी ऐसा लगता है जिस तरह आप स्टूडेंट्स पे मेहनत कर रहे होते हैं। थैंक यू। क्योंकि आप अपनी चॉइस से आए। इसी से हम देखते हैं कि स्कोप क्या है। स्कोप इसका बहुत वाइड है, और इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम वक्तन अपने स्टूडेंट्स को भी बताते रहते हैं कि ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें हर शोबा ज़िंदगी से लॉ का कनेक्शन है, और विदाउट लॉ कोई भी शोबा सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ के मुताबिक, क्योंकि लॉ असल में असूलों कवायद व ज़वाबित हैं जो हम ज़िंदगी में लेकर चलते हैं, और किसी भी फील्ड में कवायद का होना लाजमी है। असूलों को फॉलो करते हुए ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की जा सकती है। बिल्कुल ज़बरदस्त बात है सर। जब हम लॉ की बात करते हैं, अभी रिसेंटली मुल्तान में ही सिर्फ हम इसकी बात करेंगे क्योंकि हम इस खित्ते में रहते हैं, तो अक्सर हम इसी की बात करते हैं। तकरीबन कोई 35+ कॉलेजेस जो हैं वो लॉ के बैन कर दिए गए। इसकी क्या रीज़न थी? इसकी रीज़न्स कुछ यूँ थी कि पहले 3 ईयर प्रोग्राम इंट्रोड्यूस था। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर जो प्रोग्राम है उसको बैन किया, और बैन करने के बाद इसको प्रोफेशनल डिग्री
की तरफ ये कराया, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद 5 ईयर का लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया। पहले ग्रेजुएशन के बाद पहले था ग्रेजुएशन तो के 3 बाद। साल का था, जी, और अब 3 साल इंटर का। के बाद है और 5 ईयर। अच्छा। तो बहुत से इस फील्ड में जो एजुकेशनल फील्ड की वजह से जो कुछ कॉलेजेस ओपन हुए जो बराए नाम थे, जो एजुकेशन नहीं देते थे, सिर्फ एडमिशन होते थे, रजिस्ट्रेशन होती थी, और उसके बाद 1 साल के बाद एग्ज़ाम देकर 3 साल मुकम्मल करते थे और डिग्री हासिल कर फील्ड में चले जाते थे, जिससे इस फील्ड को बहुत नुकसान हुआ। सही। अच्छा, अब ये फील्ड में जाने से आ जाते हैं कि एक तो हो गया ग्रेजुएशन लॉ में, जी ठीक है वो, और एक जो एडवोकेट बन रहे हैं, जी। जो ग्रेजुएट हैं या जो एडवोकेट बन रहे हैं, ये प्रोसेस एक ही है? नहीं, जो लॉ ग्रेजुएट हैं वो सिंपल LLB करने के बाद उनको लॉ ग्रेजुएट कहा जाता है। ओके। लेकिन जब LLB कर लेते हैं तो उसके बाद 6 मंथ की अप्रेंटिसशिप होती है कि किसी सीनियर एडवोकेट के पास। ओके। वो जब अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करते हैं उसके बाद लॉ गेट का एग्ज़ाम देते हैं, जो अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए हमारी बार कौंसिल को। सही। जैसे पाकिस्तान में 5 बड़ी बार कौंसिल्स हैं जो हर प्रोविंस में हैं और इस्लामाबाद में है। वहाँ पर आप लॉ गेट के बाद आपको जब अप्लाई करते हैं 6 मंथ अप्रेंटिसशिप के मुकम्मल होने के बाद, तो वो आपको लाइसेंस इशू करते हैं जो लोअर कोर्ट का होता है। सही। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हम एज ए एडवोकेट पेश हो सकते हैं, और उस तब हम एडवोकेट बनते हैं उस लाइसेंस के। ओके, यहाँ से कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जी जी। ठीक है, तो जब जो लोगों ने आगे हाई कोर्ट तक जाना होता है तो उसके लिए हायर स्टडीज हैं? नहीं, हायर स्टडीज नहीं है, उसके ये 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए एडवोकेट लोअर कोर्ट है। ओके। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आप हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं बार कौंसिल को, और तब वो आपकी क्वालिफिकेशन को देख के आपकी रिक्वायरमेंट्स मुकम्मल होने के बाद वो आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस इशू करते हैं। सही। सर, लॉ में चूंकि अब इंटर के बाद एक एडमिशन स्टार्ट हो गया, क्या तब भी कोई एंट्री टेस्ट होता है? जी जी। जब इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम आप क्लियर करते हैं उसके बाद HEC की तरफ से लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। ओके। जिसके में 50% से अबव लेने की रिक्वायरमेंट है, तब आप क्वालिफाई करते हैं टू अप्लाई फॉर लॉ ग्रेजुएशन। ओके। तो उसके बाद ये जो 5 साल की डिग्री है, क्या इस दौरान भी स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है प्रैक्टिस करना लॉ को, या एक तो वो है जो इंडिविजुअल ने प्रैक्टिस करना जी है, जी। मतलब वो तो लॉ ओबे करने के लिए। जी जी। जब वो एक स्टडी में से गुजर रहा है, जैसे हाउस जॉब होती है डॉक्टर्स की, और वो भी प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ कि क्या लॉ के भी स्टूडेंट्स इस तरह करेंगे 5 साल के मंसूबे में? कुछ 5 साल के अंदर हम उनको लॉ की बेसिक्स नॉलेज देंगे, और उसके दौरान हमने यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में मॉक रूम्स बनाए हैं जहाँ पर हम तमाम स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिस करवाएंगे, उनके से मॉक केसेस करवाएंगे और उनको ट्रेन करेंगे कि कोर्ट में प्रेजेंट कैसे होना है, जो ऑनरेबल जजेस होते हैं उनको कैसे आपने उनसे मुखातिब होना है। उसके बाद एक डिफेंस काउंसल और एक प्रोसिक्यूशन साइड या प्लेंटिफ या डिफेंडेड साइड, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और अपने कैसे केस को हम फॉलो अप करते हैं, ये तमाम चीज़ें सिखाएंगे। और जो आपने अप्रेंटिसशिप की बात की, ये अप्रेंटिसशिप होती है लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। वो जो 6 मंथ की मैंने आपको बताया है, वो अप्रेंटिसशिप जिसे हम हाउस जॉब का नाम भी दे सकते हैं, इंटर्नशिप। जी जी। तो वो होती है आफ्टर 5 ईयर ओके, कंप्लीशन ऑफ डिग्री। सही जी, थैंक यू सर। आप इसके बारे में हम मज़ीद जानते हैं कि जजेस बनने के लिए क्या आगे पढ़ना पड़ता है। Stay tuned to ISP Multan Official for more information. We will right back after a short break. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab.
वेलकम बैक। आईएसपी मुल्तान ऑफिशियल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। वॉइस ऑफ लॉ में हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर शेख मोहम्मद इदनान, और इनसे हम बात कर रहे हैं कि क्या स्कोप होता है और क्या स्टडी होती है लॉ के लिए। सर, आपने थोड़ी देर पहले जजेस की बात की थी, तो क्या जजेस तक मतलब जज बनने के लिए किस तरह क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है? देखें, हमें क्वालिफिकेशन को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जजेस की क्या स्टांसेस हैं। सही। जैसे हम अगर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो डिस्ट्रिक्ट में सिविल जज, मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज, ये होते हैं। उसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस। सही। उसके बाद थर्ड कैटेगरी होती है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। अब हम जैसे आपके क्वेश्चन है, तो हम सिंपल सिविल जज या मजिस्ट्रेट की बात करें तो उसके लिए आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस हो एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। ओके। वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी चलेगा? जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही होगा। सही। तो उसके बाद कॉम्पिटेंसी के एग्ज़ाम होते हैं। वो एग्ज़ाम क्लियर करके आप एज ए ना सिविल जज या मजिस्ट्रेट, ओके, ये आप हायर होते हैं। उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन इससे कनेक्टेड है कि जब हम एडिशनल सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज की बात करते हैं तो वो एज ए 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एज ए एडवोकेट। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के लिए आपको भी 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट हाई कोर्ट। सही। जब आपको 10 ईयर एक्सपीरियंस होगा तो आप हाई कोर्ट के जस्टिस बन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लिए या तो आप हाई कोर्ट के जस्टिस होना लाजमी है। सही। वो फिर जब हाई कोर्ट के जस्टिस एलिवेट होते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। सही। सर, ये बार एट लॉ और सिंपल ग्रेजुएशन का कोई डिफरेंस है? जी, बार एट लॉ क्योंकि ये ब्रिटेन में होता है। ब्रिटेन में जैसे हमने अभी अब ब्रेक से पहले बात की कि एडवोकेट का लाइसेंस लेने के लिए हमें एक टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। सही। तो बार एट लॉ भी एक ट्रेनिंग है। ओके। जो वहाँ पर आपको एथिक्स सिखाते हैं कि कोर्ट में कैसे प्रेजेंट होना है, कैसे केस को प्लीड करना है। तो वो ट्रेनिंग होती है जो ब्रिटेन में होती है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के साथ। ओके। और आपको जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है देन यू आर केपेबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज ए एडवोकेट इन देयर कोर्ट्स। ओके। तो ये तो इसको हम बार एट लॉ और बैरिस्टर कहते हैं। सही। सही। तो ट्रेनिंग पे बात आई तो मैं इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के लॉ डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। सर, ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ और ज़ाहिर है ये भी फर्स्ट सेमेस्टर है। थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करते हुए या इस वक्त जब हम इसको इम्प्लीमेंट हो चुका है, किस तरह का आपको यहाँ पे कार्टर नज़र आता है स्टूडेंट्स का? वो इंटरेस्टेड हैं या बस ऐसे जैसे वो एक पहले वाला मेथड था कि 3 साल में डिग्री हो जाएगी, वो वाले मेथड से आए हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। यहाँ पर एक तो साउथ पंजाब में एक अच्छे लॉ डिपार्टमेंट की बहुत ज़रूरत थी। सही। जो प्रीवियस प्रैक्टिसेस थी उनको ख़त्म करने के लिए एक ऐसा वेल डेवलप हमें डिपार्टमेंट चाहिए था कि जहाँ पे हम एक अच्छे लॉ ग्रेजुएट प्रोड्यूस करें जो माशरे में जाकर जो लिटिगेंट्स हैं उनको इंसाफ प्रोवाइड कर सके। सही। वो प्लेटफॉर्म आईएसपी ने प्रोवाइड किया है। और मेरी और आईएसपी एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश है कि हम ऐसे लॉ ग्रेजुएट प्रोड्यूस करें जो माशरे में जाकर अच्छे एडवोकेट बने इंशाल्लाह, और पॉजिटिव उसका रिजल्ट आए इंशाल्लाह। और यहाँ पर वही लोगों ने एडमिशन लिया जाता है कि जिन्होंने इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट करना है। टेस्ट मतलब हुआ पहले जो आपने बताया कि इंटर के बाद वो टेस्ट देना होता है? जी, वो रैट टेस्ट है। वो एडमिशन क्राइटेरिया में ये मेंशन था कि जो रैट का टेस्ट क्लियर करेगा वही अप्लाई कर सकता है। ओके। तो वो उसी क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पे एडमिशन हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे LLB की डिग्री है वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है। और ये बहुत अच्छा किया आपने बताया। वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है। ओके। और ISP खुद ही एक चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है। सही। तो ISP ही प्रोवाइड ये डिग्री अवार्ड करेगा स्टूडेंट्स को। सही। क्योंकि बाहर एक और भी एक बात आपको पता है समाज में हो रही होती है, वो ये कि ये जितने भी यहाँ पर मुल्तान में पहले इदारे थे ये बंद इसलिए हुए क्योंकि ये एफिलिएटेड थे, और ISP ने भी एक एफिलिएटेड डिग्री अनाउंस की। लेकिन ये बहुत अच्छा किया कि आपने इसको क्लियर किया कि ये ISP की अपनी डिग्री है, अपनी डिग्री है। और उसके अलावा इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि
जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं जी, वो पाकिस्तान में डिफरेंट कौंसल्स हैं, कौंसल्स, बिल्कुल जैसे इंजीनियरिंग कौंसल हो बिल्कुल गई, बिल्कुल मेडिकल कौंसल हो गई। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसल है और पंजाब बार कौंसल है। बिल्कुल ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जो लॉ की डिग्री है उनसे भी उनसे भी रिकग्नाइज्ड है सही। और अप्रूव्ड है, क्योंकि जब जैसे ही हमारे स्टूडेंट ग्रेजुएट होंगे तो पाकिस्तान बार कौंसल और पंजाब बार कौंसल उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि हम उनकी अप्रूव्ड डिपार्टमेंट है और अप्रूव्ड डिग्री है। और सर जो इनका पूरा कोर्स होता है वो भी एचईसी से अप्रूव्ड है जी, कोर्स हम यहाँ एचईसी पे। से अप्रूव्ड है और एचईसी की गाइडलाइंस के मुताबिक ही तमाम क्रेडिट हाउस और तमाम कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आईएसपी में किसी भी डिपार्टमेंट का, सिवाय फार्मेसी के, लेकिन जी। उनका भी सिर्फ वाइट कलर का कोट है, हैं। जी किसी भी डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म नहीं है। इस डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म है। जी। तो एक तो ये दूर से पहचाने भी जाते हैं स्टूडेंट्स कहीं जा रहे हों, मुझे लगता है थोड़ा सा उनके लिए ड्रॉबैक भी है। और दूसरे मुझे ये बताएं कि यूनिफॉर्म में आपने इन स्टूडेंट्स के पास रेड टाई होती है, तो ये टाई का कोई प्रोटोकॉल है? बिल्कुल, टाई का एक प्रोटोकॉल है। पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि यूनिफॉर्म को इम्प्लीमेंट करवाने के रीजंस क्या हैं। यस। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल डिग्री है और ये जो यूनिफॉर्म है ये इनकी पहचान है। पहचान है और बिल्कुल। पूरी ज़िंदगी इनके साथ चलना है। इनको अभी से हम डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं। सही। लेकिन जो आपने टाई की बात की, ये आपने नोट किया, तो इसमें यह है कि जो ब्लैक टाई होती है वो एडवोकेट की होती है और जो लाइसेंस्ड एडवोकेट है वही ब्लैक टाई, ब्लैक कोट और वाइट शर्ट पहन सकता है। अच्छा, अब ये बात आई कि जब वो अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें तो जी उसके बाद वो उस यूनिफॉर्म को नहीं पहन सकते? नहीं, क्योंकि जब वो एज ए लाइसेंस्ड एडवोकेट प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तब पहन सकते हैं। तब पहन सकते अगर वो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है तो वो एडवोकेट की यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा कि हाँ मैंने जी। ब्लैक टाई नहीं पहनी सही। क्योंकि मैं यहाँ पर एज ए प्रोफेशनल टीचर, एजुकेशन हाँ, प्रोफेशनल में आया हूँ, एजुकेशनिस्ट, हाँ। तो मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं हूँ, सही तो मैंने ब्लैक नोट नहीं पहनी। सही। अच्छा सर, अब इसमें आ जाते हैं कि जो मुख्तलिफ तरह के आगे इनके फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे ये क्रिमिनल लॉयर हैं, ये वो जो मतलब वो डोमेस्टिक जो होते हैं हमारे लॉज, उन पे ये स्पेसिफिकेशन बंदा खुद चूज़ करता है, या जैसे ही बंदा एक स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ वो अपनी मर्ज़ी से कोई स्पेशलाइजेशन चूज़ कर रहा होता है, या ये सब की सब उसको इस प्रोसेस से गुजरना होता है उन 2 सालों में? नहीं, इसमें यह है कि जब इनके पास जब भी एक लॉ ग्रेजुएट नया एडवोकेट फील्ड में जाता है उसके पास केसेस डिफरेंट रेफरेंसेस से सही, आते हैं। बिल्कुल जैसे आप यहाँ पर कोई फर्म्स तो नहीं है बिल्कुल। कि जहाँ उनको केसेस अलॉट किए हाँ जाए। जी। यहाँ पर उनको अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ उनको केसेस आते रहते हैं। सही फिर टाइम गुजरने के साथ साथ उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, सही। जो जिसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, वो उनको खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाती खुद है। रियलाइज होती है। जैसे कुछ क्रिमिनल की तरफ क्रिमिनल, चले जाते हैं, ओके। कुछ सिविल लिटिगेशन के एक्सपर्ट हो जाते हैं, कुछ बैंकिंग में चले जाते हैं, कुछ टैक्स के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो उनको एक्सपोजर के साथ ही उनको इसके बारे में पता लगता है कि वो किस में ज़्यादा एक्सपर्ट है। सही। और उसके कोई स्पेसिफिक अलग से भी बाद में वो उसी में क्वालिफाई करना चाहें, कुछ एक्सेल करना चाहें, तो उसके कोई अलग से पेपर्स होते हैं, नहीं, या जैसे टैक्स लॉ को किसी ने स्टडी किया और अलग से पेपर दे रहे हैं? नहीं नहीं, उनके अगर टैक्स बार के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो उनके कोई क्राइटेरिया है टैक्स बार का, उसको मीट करेंगे सही और वो टैक्स बार के मेंबर बन जाएंगे और टैक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही। सर एक क्वेश्चन मेरा भी, आपने चूंकि फार्म्स की बात की थी, तो पाकिस्तान में क्या ट्रेंड नहीं है लॉ फर्म्स बनाने का, या ये कि अभी साउथ पंजाब में नहीं है और इस्लामाबाद लाहौर में फर्म्स हैं? नहीं, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में कुछ फर्म्स हैं, सही। लेकिन उस तरह फर्म नहीं है जिस तरह आउट ऑफ द कंट्री, जैसे ब्रिटेन, यूएस में एक बाकायदा फर्म होती है, एक एसोसिएशन होती है, कंपनी होती जाहिर है। है वो नए आने वालों के लिए सीखने का एक जी। प्लेटफॉर्म भी है। लेकिन यहाँ पर नहीं है, और ख़ास तौर पे साउथ पंजाब में सही। फर्म का अभी वो कॉन्सेप्ट उस तरह कंसेप्ट से। नहीं है सही। जो होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आपको जब लॉ ग्रेजुएट करें फर्म्स बनाएं, सही। क्योंकि रजिस्टर्ड फर्म से ही आपकी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो बिजनेस करती हैं और वो उनको अपने लीगल एडवाइज़र देती हैं। ज़बरदस्त। सर आखिर में कुछ ऐसी बात जो भी हमारे सवालों में रह गई हो, लेकिन आप अपने लॉ ग्रेजुएट्स को कहना चाहते हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारा जो प्रोफेशन है, रीजंस बहुत से हैं, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो
इस प्रोफेशन का हक है। बिल्कुल। आपने ही अपनी प्रैक्टिस से और अपने रवैये से ये तय करना है कि हमने इस प्रोफेशन को इज्जत दिलवानी है जो इसका हक है। दिस इज़ अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। बिल्कुल। और आप सिर्फ अपने राइट्स के लिए नहीं, दूसरों के राइट्स के लिए आप फाइट करते हैं। सही। और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सही। तो इस प्रोफेशन की इज्जत बढ़ानी है और इस प्रोफेशन के उनको अपनाते हुए जो चॉइस है वो आपके पास है कि आपने इस प्रोफेशन को किस तरह लेकर चलना है। सही। और एक अच्छा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना। थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान साहब, आज वॉइस ऑफ लॉ के मेहमान बनने के लिए। जी नाजरीन, सामीन, सामीन में अक्सर इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सुन रहे होते हैं, देख नहीं रहे होते। तो आपके लिए कि आज हमने इस पूरे लॉ डिपार्टमेंट के बारे में बात की, कानून की अहमियत पे बात की, और डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि सोसाइटी के अमन को बरकरार रखने के लिए एक लॉयर ना सिर्फ अपने हकूक़ का दिफा कर सकता है बल्कि समाजी खिदमत करते हुए अपने इर्द गिर्द बसने वाले और इंसानों के और अफराद के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो आप सब भी अगर कोई भी अपने बच्चों को इन प्रोफेशन में भेजना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में, तो इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब का लॉ डिपार्टमेंट बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट बना है। और यहाँ पर जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनिंग की, उस सब के एलिमेंट्स को मद्देनज़र रख के इस डिपार्टमेंट को डिज़ाइन किया गया है। बहुत एफिशिएंट यहाँ पर टीचर्स हैं और इंशाल्लाह ताला बच्चा अपने इस प्रोफेशन में कामयाब भी ज़रूर होगा अगर वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेगा। यहाँ पर खुश रहें, आबाद रहें। साइमा अली को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। ISP मुल्तान जिंदाबाद।